So let's start our quick revision of chapter 8 to 14. Okay. So this is a quick revision schedule for the class 5th. Let's get going with revision with the chapter eclipse. Okay. So the first chapter number 8 is eclipse. So eclipse. So क्वेश्चन नंबर 1 इज सन इज़ मेड अप ऑफ, जो हमारा सन है वो बना हुआ है तो उसमें क्या होती है 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम एंड 2% अदर गैसेस. The temperature, question number 2 is the temperature of the sun at the center of the sun is 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. जो हमारा टेम्परेचर है सेंटर के सन के सेंटर का तो वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन सन हाइड्रोजन इज कॉन्टीन्यूसली चेंजेस इनटू हीलियम गैस. दिस प्रोसेस रिजल्ट द, जो आपको देखते हो आपने अब देखा कि जो हमारी सन है वो 70% हाइड्रोजन होती है उसमें और 28% हीलियम है. तो जो सन है उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो कंटिन्यूसली हीलियम के अंदर चेंज होती रहती है हीलियम गैस में. सो दो ये प्रोसेस किस लिए होता है, ये क्या रिजल्ट देता है? दिस हैपन्स बिकॉज एमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. बिकॉज क्या होता है हीट, जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट का एमिशन होता रहता है और ये क्या करती रहती है कन्वर्ट करती रहती है हीट और लाइट के अंदर. दैट्स वाई द हाइड्रोजन इज कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू द हीलियम. रिएक्शन होती है हाइड्रोजन से, क्या होती है हीलियम प्लस लाइट प्लस हीट. हाइड्रोजन से क्या एमिशन होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी का किस फॉर्म में होता है हीट और लाइट की फॉर्म में होता है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज सोलर एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 5th इज द शेप ऑफ द सन इज, आपको जैसे आप सबको पता है द शेप ऑफ द सन इज स्पेरिकल. जो हमारी सन है उसकी शेप क्या है स्पेरिकल है. 6th इज मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, आप सबको पता है हमारी मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7th इज कलर ऑफ द मून इज डार्क ग्रे कलर्ड बॉल ऑफ रॉक. जो हमारा मून का कलर है वो क्या है डार्क ग्रे कलर है और इट लुक लाइक अ बॉल ऑफ रॉक. ओके. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट 8 इज फॉर्मेशन ऑफ मून बाय, जो हमारी मून की फॉर्मेशन हुई थी व्हेन द प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट क्रैश इनटू द अर्थ, जो अर्थ के अंदर क्रैश हुए थे और इससे क्या हुआ था हमारी मून का फॉर्मेशन हुआ था. अगला 9th है हमारा द साइज ऑफ द मून इज मच स्मॉलर देन, जो हमारा मून है वो सन से बहुत स्मॉलर है, मतलब सन का साइज मून से बहुत बिगर है. ओके. तो द साइज ऑफ द मून इज मच स्मॉलर देन सन. आंसर इज सन. सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस ऑफ मून इज मेड अप ऑफ, जो हमारे सन का सरफेस है वो, जो मून का सरफेस है वो किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. हाउ आर क्रेटर्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो हमारे क्रेटर्स आर हैव बीन क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोलाइडिंग मेट्रॉइड्स. बहुत सारे मेट्रॉइड्स क्या करते रहते हैं उस पर की सरफेस, मून की सरफेस पे गिरते रहते हैं जिसकी वजह से जो क्रेटर्स है वो मून के ऊपर बने हुए हैं. Okay, so proceed to the next question. Question number 12 is moon has no atmosphere. What it mean? Atmosphere in the moon हमें ये बताना है. So we know that there is no atmosphere on the moon. No air means no atmosphere on the moon. Absence of atmosphere means no protection from the approaching meteoroids. Okay, so that's why there are so many craters on the moon. That's why there are so many craters on the surface of the moon. Next question is there any medium of the surface of the moon? No medium on moon. Two people talking on moon cannot hear each other because sound wave need a medium to travel. देखो जब हम मून के सरफेस पे ना ही एयर है ना ही एटमॉस्फेयर ना ही वाटर है. अब नो एयर मीन्स नो एटमॉस्फेयर. अगर वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ कोई मीडियम नहीं है, वहाँ कोई एयर नहीं है तो इट मीन्स नो मीडियम. और हमें पता है जो साउंड वेव्स होती है दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल. ओके. सो दैट्स वाई द एस्ट्रोनॉट हियर द टॉक ऑफ ईच अदर. इसलिए वो क्या करते हैं एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं. तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक मीडियम, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोनॉट वहाँ पे कैसे मीडियम क्रिएट करते हैं. स्पेस शूट्स ऑफ एस्ट्रोनॉट आर फिटेड विद रेडियो सेट. वाई? व्हेन एस्ट्रोनॉट स्पीक
His radio set convert sound wave into the radio waves. जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे बातें करते हैं तो वो रेडियो सेट को अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि रेडियो सेट है वो कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स इनटू द रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल विदाउट अ मीडियम. और जो रेडियो वेव होता है दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम. ओके, दे कैन टॉक with radio wave without a medium. After receiving a radio message, the radio set radio waves into the convert the radio wave into the sound wave. This way they communicate with each other. Okay, so ये एक way होता है एक दूसरे के साथ communicate करने का. Okay, in the astronaut. So the astronaut carry the radio set, they carry the space suit with fitted. So next question is, first spacecraft to land on moon is, this is Apollo 11. This is the first spacecraft to land on moon. Next question is, distance of the moon from the earth. So the distance of the moon from the earth is 3,84,400 kilometers. Next question is, gravity on the moon as compared to the earth, it is 1/6. Okay, so next question is, moon orbit the earth every 27.3 days. So you know the moon is the natural satellite of earth, and moon revolves around the earth, and it completes and it rotates on its axis, and it complete one revolution is 28 days, around of 28 days. The time period between the two full moon is 29 days. I told you about the phases. मैंने आपको एक वीडियो शेयर की हुई है phases of the moon पे, उसमें मैंने आपको डिस्कस कर रखा है जो आपका न्यू मून होता है, उसके बाद जो आपके फेजेस होते हैं मून के, न्यू मून, क्रेसेंट मून, हाफ मून, गिब्स मून एंड देन फुल मून, एंड द टाइम पीरियड बिटवीन द टू फुल मून इज 29 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंडिंग ऑन द मून बाय 3 पर्सन. आपको पता है जो मून पे लैंडिंग की गई थी वो 3 पर्सनस थे जिन्होंने लैंड किया था. जो फर्स्ट स्टेप किया गया था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, उसके साथ था एल्ड्रिन बर्ज. ये तीनों क्या गए थे, तीनों ने लैंडिंग की थी मून पे. जो फर्स्ट स्टेप था बट वो किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था. रिमेंबर दिस थिंग. और कब गए थे ये, दे आर ऑन द 21 जुलाई 1969. ओके, ऑन 21 जुलाई 1969. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इक्लिप्स. सो इक्लिप्स इज समटाइम्स द अर्थ एंड द मून कास्ट देयर शैडो ऑन ईच अदर. कई बार क्या होता है जो अर्थ हेवनली बॉडीज होती है वो कास्ट करती है अपनी शेडो को एक दूसरे के ऊपर. सो दिस हैपन्स द इक्लिप्स. ओके, और द फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ शेडो ऑफ हेवनली बॉडी इन नेचर, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स. इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स. ये दीज आर द 2 डेफिनेशन ऑफ इक्लिप्स. विच इज़ कंफर्टेबल टू यू, यू कैन लर्न दैम, you can learn that. Next question is, 2 type of solar eclipse. 2 type of solar eclipse are total solar eclipse and partial solar eclipse. Partial solar eclipse. 2 type of solar eclipse. Okay. Next question is, the satellite are important for, हमें पता है जो artificial satellites होती है, they are man-made satellite, and the artificial satellites are important for navigation, weather forecasting and the communication. Okay, so these are the uses of the satellite. आपको natural satellite पता है, moon is our natural satellite. The natural satellite are those satellites which are present in our nature naturally. Okay, they are not made by someone, but artificial satellite are those satellites which are made by human beings. Okay, so next question is space shuttle. So what is space shuttle? A rocket launched in space to make the repeated journeys, वहाँ पे repeated journeys बार बार जाने के लिए between the earth and space. So this is known as space shuttle. Next is solar eclipse. So when the moon comes between the sun and earth, and moon block the sunlight which is falling from the sun, and moon cast their shadow on earth. So this is known as solar eclipse. Next is lunar eclipse. When earth come between the sun and moon, and earth block the sunlight which is falling from the sun, and earth cast their shadow on moon. अर्थ अपनी शेडो को मून पे कास्ट करता है और जो सनलाइट से सनलाइट आती है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर देता है. इसी चीज़ को बोलते हैं हम लूनार इक्लिप्स. सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स एंड
lunar eclipse. I hope you get this. Next question is first woman to go into space. Never confused in this question. अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, दिस इज यूरी गागरिन. एंड द फर्स्ट, अगर पूछा जाता है फर्स्ट पर्सन हु लैंडिंग ऑन द मून, जिसने फर्स्ट स्टेपिंग किसने की थी मून पे, दिस इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. लैंडिंग ऑन मून बाय द नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द फर्स्ट वुमेन टू गो टू द स्पेस, दिस इज यूरी गागरिन. ओके, नेवर confused in this question. Remember this thing. First artificial satellite to be launched to orbit the earth, that is Sputnik 1. Remember this. Sputnik 1 is the first artificial satellite to be launched. Name the first spacecraft launched by NASA, Pioneer 1. So this answer is first spacecraft था जो NASA के द्वारा लॉन्च किया गया था, this is Pioneer 1. So this is a notes of chapter 2, chapter 9, natural disasters. सो फर्स्ट इज़ अर्थक्वेक. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें अर्थक्वेक का, कि व्हाट अर्थक्वेक होता क्या है. तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रिमर ऑफ द अर्थ. ये क्या होता है, जो सडन शेकिंग, जो अर्थ हिलती है, जो हम फील करते हैं उस चीज़ को, उसी को हम क्या नाम देते हैं, अर्थक्वेक का नाम देते हैं. कैसे आता है, इट इज़ कोज ड्यू टू द मूवमेंट और वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ. जब हमारी अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मूवमेंट्स होती है, वाइब्रेशंस होती है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. जो हमारा सेंटर होता है वो एपिसेंटर पे क्या करता है, उस पर वहाँ पे वाइब्रेशंस, वहाँ पे जो सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है और वो सारी का आके क्या होती है, फील होती है, हमें वाइब्रेशंस फील होती है, देन उनकी वजह से, सिस्मिक वेव्स की वजह से, और वो किस फॉर्म में आती है, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक. सो नेक्स्ट इज हाउ अर्थक्वेक occur ड्यू टू अ लॉट ऑफ movement continuously happens inside the core, lot of pressure on upper layer. अपर लेयर पे क्या लगता है, बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर लगता है ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट पे ऑफ द अर्थ. अर्थ की मेंटल आपको पता है कि मिडल लेयर होती है एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. एंड कॉज स्ट्रेन, उस पर क्या होती है, दरारें आ जाती है, स्ट्रेन आ जाते हैं. एंड व्हेन द टू ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ सडनली स्लीप फास्ट ईच अदर राइज अर्थक्वेक, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक्स आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. हमारा नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है, सिस्मिक वेव्स होती है, सिस्मिक वेव्स की वजह से वाइब्रेशंस आती है और वो वाइब्रेशंस क्या करती है, हमें फील होता है कि क्या हुआ, ये अर्थक्वेक हैपन. सो अर्थ, व्हाट इज अर्थक्वेक, दिस इज अ सडन शेकिंग और ट्रिमर ऑफ द अर्थ. सो अगला है व्हाट इज सिस्मोलॉजिस्ट. सिस्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं, दिस इज अ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. हम स्टडी, जहाँ अर्थक्वेक की स्टडी करती है उस चीज़ को क्या नाम देते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट. व्हाट इज सिस्मोग्राम और सिस्मोमीटर, बोथ आर द सेम थिंग्स. इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. जो वाइब्रेशंस होती है अर्थक्वेक के द्वारा, वो उनको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्मोमीटर का यूज़ करते हैं. प्रोड्यूस अ पैटर्न और पेपर ड्यूरिंग अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में क्या होता है, एक पैटर्न ड्रॉ हो जाता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, सिस्मोमीटर होता है. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या होता है, हमें अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है. रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, जिस पे हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं. मैग्नीट्यूड कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रिक्टर स्केल. नेक्स्ट होता है क्रेटर शेप. जो हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है उसमें जो ऊपर क्रेटर होता है वो शेप होता है, शेप लाइक बॉल की शेप जैसा होता है वो. नेक्स्ट इज वॉट वॉल्केनिक. जो ऐश होती है, जो वोल्केनो से निकलती है, उसका नेचर कैसा होता है, दिस इज एसिडिक नेचर और एब्रेसिव. वो खुरदरा रूखा सा होता है, ठीक है. एसिडिक और एब्रेसिव इन नेचर. वोल्केनिक एसिड एसिडिक और एब्रेसिव इन नेचर. ओके. वोल्केनिक इरप्शन अकम्पेनिड बाय अर्थक्वेक. वोल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आती हैं और सुनामीज देखते हो आप. ओके. सो 3 टाइप ऑफ वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनोज कहाँ, एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जिनको विच हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू बी इरप्ट, जो इरप्ट होने के चांसेस होते हैं. सो दीज हमारे इंडिया के, हमारे ये जो है अंडमान आइलैंड है, इसके ऊपर जो बैरन आइलैंड है, यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज है. ओके. डोर्मेंट वोल्केनो वो होते हैं विच हैव नॉट बीन एक्सपेक्टेड फॉर द 1000 years बट कैन बी इरप्ट. चांसेस है इरप्ट होने के बट इरप्ट हुए नहीं अभी तक. दीज आर, ये फॉर एग्जांपल दे रही उसका जो है हमारा माउंट कियान हवाईयन आइलैंड पे,
ये एग्जाम्पल हमारा डोरमेंट वोल्केनो का, एक्सटिंक्ट विच हैव नॉट बीन एक्सपेक्टेड, जो हमारे 1000 ईयर से इरप्ट नहीं हुए हैं काफ़ी सालों से, एंड इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, माउंट पोपा इन म्यांमार. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो. नेक्स्ट इज अदर नेचुरल डिजास्टर्स आर tsunami, hurricane, typhoon, cyclone. So these are the natural disaster. So hurricane, we would use this word in USA, hurricane, in typhoon, Japan, and cyclone in Bay of Bengal. This is the Bay of Bengal in cyclone. Okay, so different name in the different places में इनको different names mention किए गए. ड्राउट होता है, दिस इज हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ रेन. पानी, रेन की कमी की वजह से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, काला आ जाता है. फ्लड होता है, काला आ जाता है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी हो जाती है. फ्लड, बाढ़ आती है जब क्या होता है, आपको सब कुछ बह जाता है, ना ही कहीं कोई क्रॉप, कोई एग्रीकल्चर कुछ नहीं हो पाता, तो क्या हो जाता है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड. फॉरेस्ट फायर्स क्या करती है हमारी, तो स्पार्क ऑफ लाइटनिंग करती है, हीट फ्रॉम द लावा ऑफ वोल्केनो, लावा से जो हीट निकलती है उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाती है, स्पार्क ऑफ लाइटनिंग की वजह से, एंड ह्यूमन केयरनेस की वजह से. अगला है नेचुरल डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल अकरिंग इवेंट्स है, हमारे कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जिनकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, नुकसान हो जाता है बहुत सारा. ओके, सो ये नेचर के थ्रू होते हैं, इन्हें कोई, ये आर्टिफिशियल नहीं है, कोई इनमें मैनमेड नहीं है, ये लोग नहीं करते इन्हें, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, नेचुरली अकरिंग इवेंट्स है ये हमारे. ह्यूरिकेन्स क्या है, ह्यूरिकेन इज़ अ सीवियर स्टॉर्म विद रैपिडली स्पिनिंग विंड्स. जब तेज तेज हवाएं चलती है और बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, सो उसको हम नाम देते हैं ह्यूरिकेन. उसके बाद है रिक्टर स्केल की रीडिंग्स होती है. अभी मैंने आपको रिक्टर स्केल बताया था. रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. ये क्या करता है, मेजर द, डिटेक्ट द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है उनके मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है. तो इसकी रीडिंग है हमारी 0 to 10 होती है. अगर 4 to 5 रीडिंग है तो रेंज है मॉडरेट अर्थक्वेक की. अगर रीडिंग के अंदर रेंज आ रही 6 to 7, इट मीन्स मेजर, बहुत मेजर है. और 8 से ज़्यादा रीडिंग आ जाते हैं सीवियर, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं. अभी आपने देखा रिसेंटली हमारे जो अर्थक्वेक आया था, सो ये क्या करता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, वो 9.8 का आया था. सो ये क्या करता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता है. सो रीडिंग 8 से ऊपर चली जाती है तो उससे बहुत बिल्डिंग गिर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. दिस अर्थक्वेक इज़ हाई लेवल ऑफ अर्थक्वेक. अगला टॉपिक है चेंजेस इन इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट अ हेल्दी थिंग्स, क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट. बट हम बहुत सारे स्टेप्स ऐसे करते हैं जिससे पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहा है, जिससे CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कि हमारी अर्थ डेंजर में पड़ सके, आगे चल के हमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो सकता है अर्थ के ऊपर. सो वी फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स प्रोसीड दिस चैप्टर विद द फर्स्ट टर्म इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं, अ टाइप ऑफ वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड or break down naturally over a period of time. For example, wood, vegetable peel, leather product. So these are an example of biodegradable waste. जिनको क्या होता है, जो डिकम्पोज नेचर में क्या होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एकदम नहीं होते. फॉर एग्जांपल हमारी जो वुड है, अगर उसे मिट्टी में डाल दोगे तो एकदम नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद मिट्टी में मिल जाएगी वो. सो मिट्टी के साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, मिट्टी के साथ घुल मिल जाएगी वो. वेजिटेबल पील्स गिर जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाती है. तो लेदर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाती है. तो जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक डाउन हो जाती है नेचुरली, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, जिनको डिकम्पोज नहीं होते, ब्रेक डाउन नेचुरली अपने आप से ब्रेक डाउन नहीं होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे टाइम के बाद भी इनका कोई ब्रेक डाउन नहीं होता और डिकम्पोज नहीं होते. जो जैसे हैं वैसी ही स्टेट में पाएंगे आपको आज भी और कुछ साल बाद भी. लाइक ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए हमारे, ओके, शीशे के टुकड़े होते हैं, वो वैसे ही मिलेंगे. तो ये इको फ्रेंडली नहीं होते, नेचर फ्रेंडली नहीं होते. सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगला आता है वाई कैटेलिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल. हमारे जो हम कैटेलिटिक इन कन्वर्टर्स होते हैं कार्स में, वो क्यों इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज दीज कन्वर्टर चेंजेस द हार्मफुल गैसेज इनटू हार्मलेस वंस. वो हार्मफुल गैसेज को हार्मलेस गैसेज में, जो पॉल्यूशन कम करते हैं उन गैसेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं.
वाई CNG प्रीफर एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूल, हम CNG को क्यों प्रीफर करते हैं दूसरे पेट्रोल और फ्यूल्स की बजाय? बिकॉज ये क्या होती है, एक नॉन पॉल्यूटिंग गैस होती है, इसलिए हम CNG को अदर गैसेस की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीफर करते हैं. फुल फॉर्म ऑफ CNG इज़ compressed natural gas. C for compressed, N for natural, and G for gas. So next topic is greenhouse effect. So this is a very important topic, greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल CO2 है हमारी. CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. CH4 दिस इज मीथेन. O3 is the ozone and water vapor. So these are the greenhouse gases. So हमारा ये प्रिंसिपल है. दिस इज द प्रिंसिपल इज यूज टू ग्रो द हेल्दी प्लांट्स. ये हेल्दी प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है. इन कोल्ड क्लाइमेट प्लांट ग्रो इन ग्लास बिल्डिंग्स. ग्लास बिल्डिंग्स की शीशे की बिल्डिंग में प्लांट को ग्रो किया जाता है कोल्ड क्लाइमेट में. ग्लास अलोज लाइट टू एंटर. ये क्या होता है, लाइट को एंटर करते हैं बिल्डिंग के अंदर एंड बिल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है तो बढ़ जाता है. ग्लास बिल्डिंग ट्रैप हीट को ट्रैप कर लेते हैं एंड प्रिवेंट इट्स एस्केप आउटसाइड. बाहर नहीं निकलने देते, तो उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर. इनसाइड बिल्डिंग बिकम वार्मर, तो जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है वो गर्म हो जाती है. सो ये एक आर्टिफिशियल वार्मर की तरह काम करता है. आर्टिफिशियल वार्मर क्रिएटेड इन, इसलिए ये क्या करता है, आर्टिफिशियल वार्मर क्रिएट करता है वहाँ पे. सिमिलरली कार, एक एग्जांपल देती हूँ. जो कार पार्क, आप काफ़ी टाइम तक कार को पार्क कर देते हो सन के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए, तो उस कार के अंदर का क्या होता है, वो कार के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो ये कैसे काम करता है, दिस इज़ एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस. ये एक्ट करता है हमारा ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करता है. इसी को चीज़ को ग्रीन हाउस बोलते हैं. जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस आप बनाते हो, जिससे कि क्या करते हो, क्रिएट करते हो हेल्दी क्रॉप्स के लिए. ओके, जिससे कि क्या होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. सो कार बिकम्स अ ग्रीन हाउस. सो ग्रीन हाउस गैसेस अभी मैंने बताया था, मीथेन, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन. नेक्स्ट इज प्लास्टिक. इज अ प्लास्टिक क्या अभी हमने पढ़ा था, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. ओके, फर्टिलाइजर है यूज टू बिकम टू इंक्रीज. जो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कैन कॉज. पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, जिनसे की वजह से पोल्यूशन होता है. पोल्यूटेंट्स होते क्या, द सब्सटेंस दैट कैन कॉज पोल्यूशन. जो पोल्यूशन करते हैं दीज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. और ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. 3 R's रिफर्स टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लोबल वार्मिंग. अभी हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब उसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उस पर हम पढ़ेंगे. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, राइज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से, दिस इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग. इसी को क्या बोलते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग. जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाई डे क्या होता है, बढ़ता जा रहा है. दिस विद द वाटर लेवल राइजेज अप, जिसकी वजह से वाटर का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. समझ आया. इसमें क्या है, अगर हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जितनी भी आइस है, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं. और मेल्ट होने से जो वाटर का लेवल ऊपर आ रहा है, जिससे फ्लड आने के रिस्क बढ़ रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है, इट कॉज अ ग्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शंस वन डे. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वाटर का लेवल राइज हो रहा है, सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. सो ये हमारी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. This is known as global warming. Then the temperature of the earth increasing. This way the water level also rises up because the glaciers start melting. अगर CO2 बढ़ती है तो हमारी CO2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्लोबल वार्मिंग. ये क्या बताती है, अगर CO2 बढ़ रही है तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी उसके साथ साथ बढ़ रही है. मतलब CO2 के लेवल बढ़ने से ये जो ग्लेशियर्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं. पॉल्यूशन सबको पता ही है, अभी मैंने बताया था क्या होते हैं. द पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कैन कॉज पोल्यूशन. जो पोल्यूशन क्रिएट करे, लाइक कौन कौन से थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन. आपको सबके बारे में पता है. एयर पोल्यूशन क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. वाटर पोल्यूशन जो हमारे वाटर को पोल्यूशन कर रहे हैं. जो हमारी सॉइल को पोल्यूट करता है वो लैंड पोल्यूशन होता है. नॉइज़ पोल्यूशन जिनकी वजह से हमें क्या हो रहा है,
साउंड आपके लाउड होते हैं, आपके लाउड स्पीकर्स होते हैं, डीजे होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमें नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस वेयर द प्लांट कैन ग्रो, जहाँ हम प्लांट को ग्रो करते हैं। देखो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इट एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट कहाँ ग्रो होंगे, और प्लांट नहीं ग्रो होंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा, हमें क्लोथ्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम कपड़े पहनेंगे। तो सॉइल क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। ओके, सोइल क्या करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे जो कि हमें क्या कर देता है, हेल्दी क्रॉप्स देते हैं। ओके, तो हम सोइल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सोइल क्या होती है? दिस इज द बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद द प्लांट कैन ग्रो, जहाँ पे हम प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऑल प्लांट्स नीड द वाटर, सनलाइट, सॉइल टू ग्रो करने के लिए क्या होते हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स, मिनरल्स, वाटर एंड एयर। ये सॉइल है वो मिक्सचर है ब्रोकन रॉक्स का, मिनरल्स का, एयर और वाटर का, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। इट कंटेन्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि जिसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, ह्यूमस क्रिएट करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, फर्टिलिटी को एनहेंस करता है सॉइल की। अगला है व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन सोल। सोल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, अभी मैंने बताया ब्रोकन रॉक्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं, जो पत्ते वगैरह, जो पत्तियाँ गिरती है पेड़ों से वो सूख जाती है, वो इजीली मिक्स हो जाती है। तो डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स का भी जो काउ डंक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के लिए। सॉइल की लेयर जो होती है, लेयर ऑफ सॉइल इज नॉन है सॉइल प्रोफाइल, उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, हम आगे डायग्राम भी पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल का, कि कौन सी जो सॉइल होती है, ग्रेवल कहाँ होता है, सैंड कहाँ होता है, मड कहाँ होता है, क्ले कहाँ पाई जाती है, कौन सी लेयर्स ऑफ सॉइल के अंदर। विच लेयर ऑफ सॉइल हैज ह्यूमस, टॉप सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होती है हमारी। अगला मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के मेथड क्या है, एफॉरेस्ट्रेशन, अवॉइड लिविंग द बेयर सॉइल, विंड ब्रेक्स, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एंड विंड ब्रेक। ये हमारे मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। एफॉरेस्ट्रेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। अवॉइड लिविंग, खाली सॉइल को नहीं छोड़ना, उसमें हमें लगातार क्या करती है, क्रॉप उगाते रहनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। अगला आता है हमारा विंड ब्रेक्स। क्या होते हैं, विंड जो ब्रेक होती है, हवाई चलती है। सो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन, अवॉइड लिविंग द बेयर सॉइल, टेरेस फार्मिंग, जो हिल्स के ऊपर जो स्लॉप एरियाज़ के अंदर क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, डेट इज टेरेस फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन, हमें हमेशा क्रॉप क्या होते हैं, आज कभी ग्राउंड नट लगाया, कभी हमने वीट लगाई, फिर हमने मेज लगाई, फिर हमने पैडी क्रॉप्स लगाई। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम के अंदर हमें उगाई जाती है, ताकि क्रॉप का रोटेशन होता रहे और वहाँ की फर्टिलिटी बैलेंस रहे। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल, जो हमारे टॉप सॉइल का रिमूवल होता है बाय द विंड, वाटर और अदर सब एजेंट्स की वजह से, उसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। मतलब जो उसकी लेयर्स होती है उसको विंड क्या करती है, बहा ले जाती है, एयर के थ्रू वो भाग के चले जाते हैं। सो उससे क्या होता है, उसकी जो टॉप लेयर होती है, जहाँ फर्टिलिटी होती है, वो भाग के चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। एजेंट कौन से जो हमारा इरोजन करते हैं, विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एजेंट है जो इरोजन करते हैं हमारे सॉइल इरोजन। विंड की वजह से, वाटर अभी बताया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटिंग करने से, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ओवर ग्रेजिंग, जब आपके जो एनिमल्स होते हैं ग्रेज करते हैं, जो आप खुली जो गाय वगैरह को चढ़ने के लिए छोड़ देते हो किसी भी खाने, तो वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी इरोजन होता है। प्लगिंग ऑफ हील्स पे जो प्लगिंग करते हो आप, हेयर वगैरह चलाते हो, उससे भी क्या होता है, इरोजन के चांसेस होते हैं। तो दीज आर द एजेंट ऑफ सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन क्या होता है, सोइल कंजर्वेशन होता है द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन। इरोजन के अगेंस्ट आप सॉइल को जो प्रोटेक्ट करते हो, उसको इरोज्ड नहीं होने देते, उसकी जो फर्टिलिटी को वहाँ से रिमूव नहीं होने देते बाय द सॉइल, विंड, एयर से उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, उसी को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सो विच रीज़न सॉइल इरोजन, हमने अभी पहले सॉइल इरोजन पढ़ा था, किस में होता है, हील्स में होता है। तो अब हम सोइल कंजर्वेशन, उसके मेथड्स भी होते हैं कुछ, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है टेरेस फार्मिंग। अब हमें मैच करके देखना है, अभी हमने पढ़े हैं टेरेस फार्मिंग, अभी बताया मैंने कहाँ होती है, हिली एरियाज़ में होती है। इरोजन क्या होता है,
इरोजन क्या करता है, इरोजन करता है रिड्यूस कर देता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, अभी पढ़ा था सॉइल इरोजन। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन सॉइल को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, तो वो एम्बार्कमेंट के थ्रू कर सकते हैं हम। जो आपको रिवर बैंक्स होते हैं कुछ भी है, उनके किनारों पे एजेस बना के वो बैंक्स क्रिएट करके वहाँ पे बैंक बना के, तो वो एम्बार्कमेंट होती है, एम्बैंकमेंट। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, ग्राउंड नट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, कभी ग्राउंड नट, ये मूंगफली हो गए, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगा के क्रॉप का रोटेशन करके आप क्रॉप की जो सॉइल है उसको बैलेंस कर सकते हो, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हो। सोइल एनर्जी, सोलर एनर्जी कहते हैं, विच ऑब्टेन फ्रॉम सन, लाइक सोलर कुकर से भी होते हैं, वो सोलर एनर्जी होती है हमारी। उसके बाद है विंड एनर्जी, जो हमें विंड से मिलती है, टरबाइन से मिलती है, वो विंड एनर्जी। स्क्रू क्या होता है, ये क्या होता है, एक नील हैविंग ग्रूव, जिसके ग्रूव्स होते हैं। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है किसी भी चीज़ की, जैसे आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, उसको पकड़ के ऐसे किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को ऐसे खींचते हो, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय द मशीन, जो मशीन की द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस इज स्टडी ऑफ सॉइल। अब क्विक रिविजन करते हैं। विंड ब्रेक्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। विंड ब्रेक्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, दिस इज़ अ ट्रू, ये सभी पढ़ा था हमने। सॉइल इरोजन में विंड ब्रेक क्या करता है, हेल्प, इसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। ब्लैंक्स पढ़ेंगे। सॉइल प्रोवाइड ऑल द मिनरल्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो, जिसमें प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू इंक्रीज द पोरोसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बेड रॉक कंटेन्स अ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स को क्या करता है, बड़े बड़े पीसेज को क्या करता है, प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, बेड रॉक। द प्रोसेस बाय विच टॉप सॉइल कैरिड अवे बाय द विंड इज कॉल्ड, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, उस प्रोसेस को सॉइल इरोजन बोलते हैं। अगला हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या है। जैसे हर बंदे में, हर बच्चे में क्या होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में, कोई स्टडीज़ में। सो ऐसे ही सोइल की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। सोइल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, सोइल का टेक्सचर कैसा है, सोइल का कलर कैसा है, सोइल का पोर स्पेस। तो टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बताता है उसका टेक्सचर कैसा है। लार्ज पार्टिकल्स जो सॉइल, तो उसके बारे में इसमें हमें उसके टेक्सचर से पता चलता है उसका टेक्सचर कैसा है। डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट क्या कहते हैं एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है। कलर कैसा है, डिफरेंट डिपेंड होता है उसके मिनरल्स कैसे है उसके अंदर। आयरन प्रेजेंट है तो रेड कलर होगा। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल, कितने ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो डिकम्पोज होके उसके साथ मिक्स हो रखे हैं। कलर डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट कलर होता है। जो हमारी लोमी सॉइल होती है वो लाइट कलर ब्राउन की होती है। हमारी क्ले सॉइल होती है ब्लैक कलर में होती है हमारी। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो लाइट कलर होता है उसका। पोर स्पेस होता है द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल हैव लार्जर स्पेस, पोर स्पेस होता है हमारा। और क्ले सॉइल का हैव स्मॉलर स्केल होता है, पार्टिकल्स होते हैं। पीएच वैल्यू देखो, पीएच वैल्यू किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो पीएच वैल्यू कम है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कम प्रेजेंट है तो इट मीन्स उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है। सो टाइप ऑफ सॉइल 3 टाइप होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल। नॉर्मली जो आपकी बुक में है वो दिया हुआ है 3 टाइप में। अगली 6 क्लास में जाओगे तब होरिजन्स में पढ़ोगे, ओरिजन वो मैं आपको अगले डायग्राम की वजह से क्लियर कर दूँगी। चलते हैं। डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट परकोलेशन रेट, फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये आपके सिलेबस से थोड़ा आउट है। सैंड हैज़ लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और क्ले के क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल देती है हमें शेल्टर, देती है एनिमल्स को, फर्टिलिटी ऑफ फॉर प्लांट्स, एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। सॉइल इज फॉर्म फॉर द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, विंड एजेंट, वेदरिंग के विंड है, वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे क्या एजेंट्स है वेदरिंग के, जो वेदरिंग में। सो अभी मैंने आपको डायग्राम की बोला था, डायग्राम ये हमारा क्या है, सोइल का डायग्राम है। देखो ये होरिजन्स में डिवाइड हो जाता है, आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ये होरिजन में जो टॉप हो तो ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन। बट हमें अभी क्या पढ़ना है आपकी क्लास में, जो सबसे टॉप लेयर होती है जिसमें हमारा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हम प्लांट्स उगाते हैं। सो ये क्या होता है, ह्यूमस होता है, टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है हमारा। जो बीच की लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, डेट इज कॉल्ड सब सॉइल। जो मिडल लेयर होती है इसमें स्मॉल रॉक्स साइज़ के रॉक्स पाए जाते हैं, स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। अगला आता है बेड रॉक, जिसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़े छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, डेट इज कॉल्ड बेड रॉक।
बॉटम लेयर होती है हमारी, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक, ये वेदर्ड की रॉक से बना हुआ होता है। ओके, मेड अप ऑफ लम्प्स ऑफ रॉक्स और क्रैक्स होते हैं, यहाँ पे रॉक्स होते, बड़े बड़े रॉक्स होते, क्रैक्स होते, सो मेड अप ऑफ लम्प्स एंड क्रैक्स ऑफ रॉक्स, दिस बेड रॉक। वेदरिंग अभी बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट की वजह से जो होती है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ये डायग्राम भी होता है, तो सबसे नीचे जो जितने हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल जो हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। वाटर के अंदर हम जब कोई भी किसी मिट्टी को मिला देते हैं तो आप देखते हो ऊपर लाइटर पार्टिकल्स आते हैं, नीचे उसमें जो पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे, नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। इसको ग्रेवल बोलते हैं, जहाँ छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उससे ऊपर सॉइल मिलती है हमें। जब वो ग्लास में देखोगे आप, उसके ऊपर क्ले, उसके ऊपर मड्डी कीचड़ सा पानी होता है, और सबसे ऊपर हमें पता है जो वो जो लाइटर पार्टिकल था, डेट इज ह्यूमस, कंसिस्ट ऑफ डेड डिके रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स के होते हैं, जो कि लाइट थिंग्स ऊपर आ जाती है, हर हैवी थिंग्स नीचे सेटल डाउन हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सॉइल। अगला पार्ट है आपका रॉक्स का। सो रॉक्स क्या होती है, अभी आपको बताया मैंने, सोइल जो ब्रेक डाउन, रॉक्स के ब्रेक डाउन के बाद ही हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सो रॉक्स से हमारी रॉक्स क्या होती है, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स को बना के क्या बनते हैं, हमारी रॉक्स बनती है। तो अर्थ होती है, इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक सॉइल होती है, रॉक्स होती है। रॉक्स के ब्रेक डाउन के बाद ही उसमें क्या होता है, वेदरिंग होती है उसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, उसके बाद इससे क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। तो अब हम सॉइल पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं, इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या होती है, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस में से जो वोल्केनो निकलता है और जो लावा की फॉर्म है, और जो लावा कूल डाउन होने के बाद जो सॉलिडिफाई होता है और जो वो रॉक बनती है, सो डैट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक होती है। 3 टाइप की होती है, ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड बेसॉल्ट। ग्रेनाइट हार्ड रॉक होती है हमारी, जो फ्लोर टाइलिंग के लिए प्रेजेंट होती है। प्यूमिस क्या होते हैं, एज अ बॉडी स्क्रबर यूज़ करते हैं वो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ दिस इज इग्नियस रॉक एंड प्यूमिस, बॉडी स्क्रबर इज एग्जाम्पल ऑफ प्यूमिस। बेसॉल्ट होता है कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है बेसॉल्ट का। मून पे भी जो प्रेजेंट होता है, मून पे भी जो ग्रे कलर की वो होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लूनर मारिया की फॉर्म में बेसॉल्ट फाउंड होता है वो। सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सील एंड कॉन्ग्लोमेरेट। और मेटामॉर्फिक में हमारा नीस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नीस होते हैं माइका, जो शाइनी रॉक बनाता है इसको। ब्लैक बोर्ड होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लेट। जो आपका क्वार्ट्जाइट होता है, जो आपकी वॉचेस पहनते हैं वो मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट से बनी होती है। मेकिंग स्टैचूज बनाने के लिए हम मार्बल का, आप देखते हो घर पे भी लगे होते हैं मार्बल्स। फॉर्म ऑफ कोल आर peat, lignite, bituminous and anthracite. Anthracite is the best quality of coal. Bituminous is also known as soft coal. Lignite is a brown coal and peat give off very less heat. जब आप इसको बर्न करते हो पीट को तो सबसे कम हीट होता है, तो सबसे बेड क्वालिटी ऑफ कोल यही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम, ऑल्सो नॉन एज क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसको। पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है हमारा बरिड रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है हमें। ओर्स क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स होता है। एंड मिनरल्स कैन बी मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक इन नेचर, दोनों टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स होते हैं। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो ये हमारी कुछ टर्म्स है, इन्हें एक बार रिमाइंड कर लेना। हमारा फोर्स है, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ की शेप ऑब्जेक्ट के चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है और मूव कराता है, और स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर टाइप ऑफ फोर्सेज आर मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय मसल्स के थ्रू एग्जर्ट किया जाता है। इलास्टिक, जो उसमें इलास्टिसिटी कितनी है, उसको उसमें कितना लचीलापन है, दैट इज टेल अस अबाउट द इलास्टिक। स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एनीथिंग विच इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट से गिराते तो नीचे की साइड ही अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज देर इज न ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई एवरीथिंग इज अट्रैक्ट द, हर चीज़ को सेंटर पे अट्रैक्ट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, आप वॉक कर रहे हो, राइड कर रहे हो,
होल्ड करो किसी पेंसिल को, उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है. एंड इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स जो अट्रैक्ट करती है, डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एनर्जी आपको पता है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. एग्जाम्पल ऑफ लाइट एनर्जी आर साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी वाटर से, सोलर सन से. तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आर. हाउ इज फ्रिक्शन हेल्पफुल, अभी मैंने आपको फ्रिक्शन एक्सप्लेन किया था. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्पफुल इन मूविंग ऑब्जेक्ट, स्लो डाउन और स्पीड द ऑब्जेक्ट. टॉपिक इज सिंपल मशीन. सिंपल मशीन कहते हैं सिंपल मशीन्स होती है हमारी मशीन्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. हमारी सिंपल सिक्स टाइप की हमारी सिंपल मशीन्स होती हैं. हमारी लेवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, वेज. सो दीज आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स. लेवर क्या होती है, इज यूज टू लिफ्ट द कट heavy objects like bottle opener, hammer, nutcracker, pair of scissors. So these are example of lever, seesaw, beam balance. which simple type is used to cut the object. अभी हमने पढ़ी लेवर एंड वेज होते हैं ये सिंपल मशीन से जिनका ऑब्जेक्ट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं. फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप ऑन इट्स ऑन. यस, फ्रिक्शनल फोर्स. आपकी जो आपकी सिंपल मशीन्स है उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लेवल. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.